एंटवान ग्रीजमान फुटबॉल हिस्ट्री के उन प्लेयर्स में से एक हैं जिनका ऑल टाइम रैंकिंग करना जेन्युइनली डिफिकल्ट हो जाता है। एक तरफ उनके पास वर्ल्ड कप है, यूरो 2016 में यूरोस का आर्ग्यूएबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंसेस है, चैंपियंस लीग फाइनल्स तक का डीप रन है और क्लब लेवल पर मल्टीपल क्लच सीजन्स। पर दूसरी ही तरफ उनके ट्रॉफी कैबिनेट में शॉकिंगली सिर्फ 4 मेजर क्लब ट्रॉफीज हैं। उन्होंने कभी भी एक लीग टाइटल नहीं जीता है और उनका करियर कॉन्स्टेंटली अप्स एंड डाउन से भरा रहा। ये कॉन्ट्रडिक्शन ही ग्रीजमान को एक फैसिनेटिंग केस बनाती है। एक वक्त था जब फुटबॉलिंग वर्ल्ड कहता था कि बार्सिलोना के पास मेसी है, रियल मैड्रिड के पास रोनाल्डो है और एथलेटिको के पास ग्रीजमान है। लेकिन आज ये सेंटेंस लोगों के दिमाग में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ फैंस उन्हें स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट टाइप प्लेयर बोल के रोमांटिसाइज करते हैं, पर आयरॉनिकली स्ट्रीट प्लेयर सबसे जल्दी भुला दिए जाते हैं। लेकिन ये रिजेक्शन ग्रीजमान के लिए नया नहीं था। बचपन से ही उनके अराउंड डाउट, स्केप्टिसिज्म और एक्सक्लूजन का एटमॉस्फेयर था। ग्रीजमान जब एकेडमी लेवल पर ट्राई कर रहे थे तब उनका बिगेस्ट इशू उनके स्किल्स नहीं, उनकी बॉडी थी। वो छोटे थे, धीरे थे और फिजिकली फ्रेजाइल लगते थे। मॉडर्न फुटबॉल एकेडमी इकोसिस्टम में ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। क्लब्स फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं, अर्ली ब्लूमर्स को प्रायोरिटी दी जाती है और लेट ब्लूमर्स को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ग्रीजमान के साथ भी यही हुआ। मेड्स, पीएसजी, लियोन सब ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अब ग्रीजमान के पेरेंट्स फाइनेंशियली स्टेबल थे, इसीलिए उन्होंने पूरे फ्रांस में उनके लिए ट्रायल्स अरेंज करवाए। पर हर ट्रायल के बाद वो अपने फादर को डिसअपॉइंट करते रहे। हर नो के साथ ड्रीम रियलिटी से दूर जा रहा था। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो 14 साल के थे और मॉन्टपेलियर में उनको ट्रायल मिला। अब ट्रायल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उस टाइम पर एक स्काउट जो रियल सोसिएडाड के लिए काम करता था, एरिक ऑलहैट्स, पेरिस से वापस जाते हुए इस एकेडमी ट्रेनिंग को ऑब्जर्व करने लगा। उसने तुरंत नोटिस किया कि एक बच्चा मॉन्टपेलियर की किट में नहीं था। बॉल टच रिफाइंड था और पोजीशनिंग थोड़ी सी ठीक थी, लेकिन टेक्निक एज से काफी आगे थी। अब सेशन ओवर होने के बाद इस स्काउट ने ग्रीजमान को सजेस्ट किया कि वो स्पेन जाकर ट्रायल्स दे। अब मॉन्टपेलियर ने तो ग्रीजमान को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ऑलहैट्स को बहुत ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने एक अमेजिंग प्लेयर को स्काउट कर लिया है। सरप्राइजिंगली स्केप्टिसिज्म यहां पर भी नहीं खत्म हुआ। ग्रीजमान के फादर ने रियल सोसिएडाड का ऑफर इनिशियली रिफ्यूज कर दिया। वो थक चुके थे इस रिजेक्शन साइकिल से एंड उन्होंने यही बोला कि आई नो हाउ इट ऑल एंड्स। मैं 600 माइल्स ड्राइव करके फिर से रिजेक्ट होने नहीं जाऊंगा। लेकिन इवेंचुअली ऑलहैट्स ने क्लब की तरफ से कॉल अरेंज करवाया और पूरी फैमिली रियल सोसिएडाड गई। ये डिसीजन ग्रीजमान की लाइफ का सबसे पहला गैम्बल था और ये सक्सेसफुल रहा। लेकिन यहां पर बस एक प्रॉब्लम आई। ग्रीजमान को स्पेन मूव करने के बाद लैंग्वेज प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। उन्हें फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम हुई और वो सोशली ऑकवर्ड फील करते थे। इस स्टेज पर ऑलहैट्स ने उनके साथ रहना स्टार्ट किया, ओरिजिनली 3 महीने तक, पर ये अरेंजमेंट 6 साल तक चल गया। ग्रीजमान फ्रांस बस 3 महीने में एक बार जा पाते थे, तो ऑलहैट्स उनके थर्ड पेरेंट बन गए। ये चैप्टर आज कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है क्योंकि ऑलहैट्स का नाम बाद में डिस्टर्बिंग एलिगेशंस के केस से जुड़ा, बट टाइमलाइन के केस में ऑलहैट्स ने उस टाइम पर ग्रीजमान के करियर को एक शेप दे दिया, या कह सकते हैं एक डायरेक्शन दे दी। उन्होंने ग्रीजमान के डिफेंसिव वर्क रेट और वर्सेटैलिटी को डेवलप किया, जो आगे जाकर एथलेटिको में उनकी आइडेंटिटी बनने वाला था। रियल सोसिएडाड में ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी आया। इंजरीज के कारण उन्हें प्री सीजन में सीनियर मिनट्स मिले और 18 साल की एज तक वो एक रेगुलर स्टार्टर बन गए। उस सीजन क्लब ने ला लीगा का प्रमोशन सिक्योर किया और ग्रीजमान ने 40 मैचेस खेले। फ्रांस अंडर 19 स्क्वाड ने यूरोस जीता और ग्रीजमान उसका हिस्सा थे। अगले साल रियल सोसिएडाड ने रेलीगेशन फाइट से सर्वाइवल तक की जर्नी कंप्लीट की, फिर मिड टेबल पुश किया और फिर एक सेंसेशनल सीजन आया जिसमें उन्होंने बार्सिलोना, विलेरियल, सेविया और एथलेटिको जैसी टीम्स को अपसेट करते हुए एक चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन सिक्योर किया, 10 साल में पहली बार। लेकिन अगला ट्विस्ट ड्रामा से भरा हुआ था। फ्रांस अंडर 20 के क्रूशियल वर्ल्ड कप प्लेऑफ से पहले ग्रीजमान और कुछ प्लेयर्स क्लबिंग करने चले गए। फिर फ्रांस नॉर्वे से हार गया, वर्ल्ड कप मिस हो गया और फ्रेंच फेडरेशन ने पनिशमेंट में उन्हें 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। इस स्कैंडल के बाद ग्रीजमान जेन्युइनली पोर्चुगल का स्विच कंसिडर कर रहे थे क्योंकि उनकी फैमिली पोर्चुगीज ओरिजिन की थी, पर उन्होंने वेट किया, पेशेंस रखा और रिटर्न के बाद
इंसेन फॉर्म दिखाया। अब अगले मंच पे उन्होंने 16 मैचेस में 13 गोल्स किए और फ्रांस के बेस्ट डोमेस्टिक स्कोरर के रूप में इमर्ज हुए, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने फ्रांस में कभी कोई प्रोफेशनल फुटबॉल खेला ही नहीं। 2014 वर्ल्ड कप के बाद एटलेटिको मैड्रिड ने उन्हें साइन किया और डिएगो सिमियोनी ने उनका पोजिशनल रेवोल्यूशन किया, एक विंगर से फॉल्स 9 बनाया एंड इसी वजह से ग्रीजमान एक गोल मशीन बन गए। उन्होंने सुपर कप जीतने में असिस्ट दिया और लीग सीजन 22 गोल्स पर फिनिश किया। अब ये नंबर्स रोनाल्डो और मेसी के शैडो में बहुत ही कम लगते हैं, पर एटलेटिको का सिस्टम अल्ट्रा डिफेंसिव होता था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये रिमार्केबल था। नेक्स्ट सीजन उन्होंने 32 गोल स्कोर किए, ला लीगा प्लेयर ऑफ द ईयर जीता और चैंपियंस लीग फाइनल तक टीम को लीड किया। बार्सिलोना और बायर्न के अगेंस्ट उन्होंने क्रूशियल गोल स्कोर किए। फाइनल रोनाल्डो की पेनल्टी के साथ खत्म हुआ और हार्ट ब्रेक रिपीट हुआ। इसके बाद लाइव फुटबॉल से ज्यादा इंटेंस हो गई। पेरिस टेररिस्ट अटैक्स की नाइट उनकी सिस्टर बैटाक्लैन थिएटर में थी। दूसरे प्लेयर्स के रिलेटिव्स मर गए, लेकिन ग्रीजमान की सिस्टर बच गई। पूरे फ्रांस का सेंटिमेंट यूरो 2016 के अराउंड बिल्ड हुआ और ये ट्रॉफी कंट्री के लिए एक सिंबल बन गई एंड ग्रीजमान ने ये टूर्नामेंट टेक ओवर कर लिया। नॉकआउट स्टार्ट में डबल, फिर आइसलैंड के अगेंस्ट 1 गोल 2 असिस्ट और जर्मनी के अगेंस्ट भी 2 गोल्स, तो मतलब 6 गोल्स और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। फाइनल पोर्चुगल के अगेंस्ट था और फ्रांस हैवी फेवरेट्स थे, पर एदर के गोल ने क्राउन छीन लिया। वो ईयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के सेंस में ग्रीजमान का पीक था, पर उन्हें ट्रॉफी नहीं मिली। बाद में उन्होंने बैलन d'Or पोडियम अचीव किया, पर उनका पर्सनल ब्रांडिंग और डिसीजन मेकिंग बहुत ही वॉलेटाइल निकली। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के रूमर्स को फ्यूल किया, फिर ब्लैक फेस फोटो कंट्रोवर्सी आई, फिर बार्सिलोना ट्रांसफर अनाउंसमेंट के नाम पे नेशनल टीवी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें उन्होंने एटलेटिको में रहने का डिसीजन अनाउंस किया। फैंस ने इसे अपॉर्चुनिस्टिक और अटेंशन सीकिंग स्टंट कंसिडर किया। अब आयरॉनिकली उस डॉक्यूमेंट्री को 0 अटेंशन मिला क्योंकि सेम वीक में स्पेन के कोच लोपेतेगुई को सैक कर दिया गया। फिर 2018 वर्ल्ड कप आया और ग्रीजमान फिर से क्लच मोड में चले गए। उन्होंने अर्जेंटीना, यूरुग्वे और बेल्जियम के अगेंस्ट बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए। फाइनल में फ्रांस को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया और प्लेयर ऑफ द फाइनल अवार्ड जीता, पर एटलेटिको फैंस वर्ल्ड कप के बाद भी उनसे नाराज थे। नेक्स्ट सीजन नंबर्स और गिर गए, फैंस टर्न हो गए और उन्होंने बार्सिलोना ज्वाइन कर लिया। आयरॉनिकली वो क्लब जहां फैंस और लॉकर रूम ऑलरेडी फटीग थे उनके अर्लियर मीडिया एंटिक्स से। बार्सिलोना में कभी भी उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला, सिस्टम मिसमैच था, केमिस्ट्री फोर्स थी और ग्रीजमान एक ऑकवर्ड मिसफिट लगने लगे। फिर पैंडेमिक सीजन में नंबर्स क्रैश हुए, बायर्न से 8-2 का ह्यूमिलिएशन हुआ और यूरो परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रही। एंड रिजल्ट ये हुआ कि फाइनेंशियल कंडीशंस की प्रॉब्लम की वजह से बार्सिलोना को उन्हें वापस एटलेटिको लोन पर भेजना पड़ा। एटलेटिको में उनकी रोल डिमिनिश थी, मिनट्स आर्टिफिशियली रेस्ट्रिक्टेड थे और फैंस का इमोशनल कनेक्ट मिसिंग था। फिर 2022 वर्ल्ड कप ने सबको रिमाइंड कराया कि ग्रीजमान कितने ज्यादा कंप्लीट फुटबॉलर बन चुके हैं। उन्होंने डीप प्ले मेकर रोल में फ्रांस को फाइनल तक लीड किया, पर फाइनल में उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और फ्रांस वर्ल्ड कप फाइनल हार गई। एंटवान ग्रीजमान की स्टोरी सिंपल नहीं है, वो जीनियस है पर फ्लॉड, क्लच है पर इनकंसिस्टेंट, बिलव्ड है लेकिन पोलराइजिंग। वो एक ऐसा प्लेयर है जो कभी भी कंप्लीटली लव्ड नहीं है और कभी भी कंप्लीटली हेटेड नहीं है। शायद इसीलिए उन्हें रैंक करना इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि ग्रीजमान एक ट्रॉफी कैबिनेट और स्टैटिस्टिक्स से डिफाइन नहीं होते, बल्कि फुटबॉल के इमोशनल स्पेक्ट्रम का एक यूनिक केस स्टडी बन जाते हैं। एंटवान ग्रीजमान, अ प्लेयर हु कुड हैव बिकम अ किंग।